फिर आपके ख्याल में हमें क्या करना चाहिए? नज़ीर की बात पर मैंने कहा, सब्र और सुकून से मुनासिब मौके का इंतजार। पहले तो ये मालूम करो कि वो लोग वहां से जाते कहाँ हैं। उनका ताक़ुब बहुत एहतियात से करना होगा और इसके लिए सिर्फ एक ही आदमी काफी होगा। उसका भी इस फन में ताक होना जरूरी है। विल्सन और जेरी कोई मामूली अफराद नहीं। जरा सी बेहतियाती से उन्हें अपने ताक़ुब का इल्म हो जाएगा। फिर मैं पुरख्याल अंदाज में बोला, तैमूर, मेरा ख्याल है कि तुम एयरपोर्ट चले जाओ। अभी फ्लाइट के लैंड करने में 25 मिनट बाकी हैं। फिर उन लोगों को बाहर निकलने में भी कम से कम 15-20 मिनट तो लग ही जाएंगे। बहुत एहतियात से उनका ताक़ुब करना, और अगर मौका मिले तो। मैंने जानबूझकर अपना जुमला अधूरा छोड़ दिया। फिर कहा, वैसे इसका इम्कान ना होने के बराबर है। उनके गार्ड्स भी आसपास मौजूद रहकर उनकी हिफाजत करेंगे। तैमूर ने तवील सांस लेकर कहा, ओके, मुझे हैरी और विल्सन का हुदूद अरबा तो बताओ, मैं उन्हें पहचानूंगा कैसे? नज़ीर ने कहा, मेरा आदमी उन्हें पहचानता है। वो है तो अमरीकी सिफारत खाने का मुलाजिम, मगर मैंने एक तरह से उसे खरीद रखा है। वो तुम्हें पार्किंग लॉट में मिल जाएगा। अभी कुछ देर के बाद उसका फोन फिर आएगा। मैं उसे तुम्हारी गाड़ी का नंबर, मेक और मॉडल बता दूंगा। वो खुद भी तुमसे मिल लेगा। तैमूर ने बहुत उजलत में तैयारी की और जाने को तैयार हो गया। नज़ीर ने कहा, एक अहम बात तो मैं भूल ही गया। गवर्नमेंट के एहलकार बहुत सख्ती से एयरपोर्ट जाने वाली गाड़ियों की चेकिंग करते हैं। तैमूर ने कहा, मैं अपने साथ कोई काबिल एतराज चीज लेकर ही नहीं जाऊंगा। असलहा नज़ीर की गाड़ी में होगा और ये स्टार गेट के पास हमारा इंतजार करेगा। तैमूर ने कहा और पजेरो की चाबियां लेकर बाहर निकल गया। मुझे अचानक बाबा साईं का ख्याल आया। मैंने कहा, हाँ अली मुराद, बाबा साईं कहाँ गए हैं? अली मुराद ने कहा, वो सीएम हाउस गए हैं, अब आने ही वाले होंगे। आप तो जानते हैं साईं, बड़े साईं पार्टियों में खाना वगैरह नहीं खाते। मैंने खुद कलामी के अंदाज में कहा, इसका मतलब है कि वो अब आने ही वाले होंगे। फिर तैमूर और नज़ीर से मुखातिब हुआ, कहा, तुम लोग फौरन निकलो। बाबा साईं आ गए तो खामखा सवालात करके मस्जिद 15-20 मिनट लग जाएंगे। और हाँ, अगर वहाँ कहीं फोन मयसर हो तो मुझे सूरत हाल से आगाह रखना। मैं खुद भी तुम्हारे साथ चलता, मगर वहाँ मुझे पहचानने वाले बेशुमार होंगे। उस वक्त तक तैमूर ने गाड़ी स्टार्ट कर ली थी। चौकीदार ने दरवाजा खोला और वो तेजी से बाहर निकल गया। नज़ीर अपनी गाड़ी में जरूरी सामान रख चुका था और अब उसका जायजा ले रहा था। मुझे हैरत इस बात पर थी कि मुझे आए हुए आधे घंटे से ज्यादा हो गया था, मगर अब तक शाजिया वहां नहीं आई थी। मुझे शक हुआ कि कहीं उसकी तबीयत खराब ना हो, वरना ये हो ही नहीं सकता कि मेरी मौजूदगी के बावजूद वो अपने कमरे में पड़ी रहे। मैंने कहा, अली मुराद। वो न जाने किन ख्यालात में डूबा हुआ था। चौंक कर मुझे देखा। मैंने कहा, शाजिया बीबी कहाँ है? अली मुराद ने कहा, वो अपनी किसी सहेली से मिलने गई हैं। कह रही थी कि 1 घंटे में लौट आऊंगी। वो भी बस आने ही वाली होंगी। फिर वो बोला, मैं जरा किचन की खबर ले लूं, बड़े साईं आते ही खाना खाएंगे। ये कहकर वो भी रुखसत हो गया और मैं ड्राइंग रूम से उठकर अपने कमरे में आ गया। मुझे तन्हाई से हौल आता था, क्योंकि तन्हा होते ही मेरा माजी मुझे किसी ऑक्टोपस की तरह जकड़ लेता। फौरी तौर पर मैं ग्लोरिया की वजह से फिक्रमंद था। उन हरामजादों ने न जाने उसके साथ क्या सलूक किया हो। मुझे खुशी इस बात की थी कि मेरी वजह से उनकी भी रातों की नींदें हराम थीं। मैं उनके गले की हड्डी बनकर रह गया था। यक्के बाद दीगरे उनके कई अहम मोहरे मेरे हाथों पिट चुके थे और अब शायद उन्होंने फैसला कुन कार्रवाई का आगाज कर दिया था। हैरी और विल्सन की आमद से तो यही अंदाजा हो रहा था, अब तक तकदीर यावर थी, इसलिए मैं उन लोगों से बचता रहा था। वो दोनों अगर अकेले होते तो मैं इतनी इबरतनाक मौत मारता कि फिर कोई गैर मुल्की एजेंट मेरे मुल्क का रुख करते हुए भी घबराता। मगर उनकी पॉलिसी बहुत खतरनाक थी। वो लोग खुद पसे पर्दा रहकर अपने मुखालिफिन और बागियों को इसी मुल्क के लोगों के जरिए कत्ल करवाते थे। ये हकीकत भी अपनी जगह मुसल्लम थी कि मेरे मुल्क में काली भेड़ों की कमी नहीं थी। उन्होंने बड़े बड़े सियासतदानों, मजहबी रहनुमाओं, आला सरकारी अफसरों, पुलिस के आला ओहदेदारों और बहुत से हसास इदारों के अहम अफसरों को खरीद रखा था। ये लोग अपने ही वतन की जड़ें खोखली करके स्विट्जरलैंड और दूसरे ममालिक के बैंकों में अपने अकाउंट्स में हर माह लाखों डॉलर का इजाफा करते थे और यूं मौजज़ बने फिरते थे जैसे उनसे बड़ा कोई मुहिब्बे वतन नहीं है। फिर अचानक मुझे अपने ताया और उनके बेटों का ख्याल आया। मैंने अब तक तो उन लोगों पर तवज्जो ही नहीं दी थी, मौका ही नहीं मिला था। बस इतना मालूम था कि जागीरदारी के साथ साथ वो लोग अब सनतकारी के मैदान में भी थे और कम से कम अरबपति जरूर थे। उनमें से 2-3 अफराद सियासत में भी सरगर्म थे। मैंने फैसला कर लिया कि ग्लोरिया की बाजियाबी के बाद इस तरफ भरपूर तवज्जो दूंगा। टेलीफोन की गुनगुनाती हुई इलेक्ट्रॉनिक बेल की आवाज से मैं बुरी तरह उछल पड़ा। दूसरी घंटी पर मैंने रिसीवर उठा लिया। मैंने आहिस्ता से कहा, हेलो। तैमूर की आवाज आई, वो लोग डिफेंस की तरफ जा रहे हैं। तुम्हारा अंदाजा दुरुस्त है। उनके आगे पीछे कम से कम 3 गाड़ियां हैं जिनमें उनके गार्ड्स मौजूद हैं। पुलिस की एक मोबाइल वैन भी इन गाड़ियों के पीछे चल रही है। नजीर का आदमी बता रहा था कि इन दोनों के इस्तकबाल के लिए हुकूमत का एक बहुत बड़ा सरकारी अफसर भी एयरपोर्ट पर मौजूद था।
मैंने कहा ठीक है, अभी इनसे छेड़छाड़ करने की जरूरत नहीं है, बस ये मालूम करो कि वो लोग क़याम कहाँ करते हैं। ये कहकर मैंने सिलसिला मुनक़ता कर दिया। हैरी और विल्सन की आमद से मेरे लिए खतरात पहले से कई गुना ज्यादा हो गए थे। वो दोनों यकीनन किसी ऐसे मिशन की आड़ में पाकिस्तान आए थे जो बज़ाहिर हमारी फलाह व बहबूद के लिए काम कर रहा होगा, मगर उनका असल मकसद तो यकीनी तौर पर कुछ और ही था। इसमें सर फहरिस्त मेरी और ग्लोरिया की बेखुनी थी। मुझे ग्लोरिया की तरफ से मजीद फिक्र लाहक हो गई थी। वो तो उनके कब्जे में थी। अब तक शायद वो इसलिए जिंदा थी कि हाई कमांड से उसके बारे में हतमी फैसला नहीं किया गया होगा, वरना अब तक तो उसकी लाश का सुराग भी न मिलता। अब तो हाई कमांड खुद यहाँ मौजूद थी। हैरी किसी भी वक्त ग्लोरिया की मौत के परवाने पर दस्तखत कर सकता था। अब मुझे पहली फुर्सत में हैरी का खात्मा करना था। कॉल बेल की आवाज ने एक मरतबा फिर मेरे ख्यालात का सिलसिला मुनक़ता कर दिया। आने वाले बाबा साईं नहीं थे, वरना कॉल बेल की बजाय मुझे उनकी गाड़ी के इंजन की आवाज सुनाई देती। थोड़ी देर के बाद बरामदे में पेंसिल हील शूज की मखसूस ठक ठक सुनाई दी। मुझे फौरन मालूम हो गया कि आने वाली शाजिया है। वो कहीं जाने की बजाय सीधी मेरे कमरे की तरफ आई और दरवाजे पर हल्की सी दस्तक देकर जवाब का इंतजार किए बगैर अंदर आ गई। उसने अपना पर्स कमरे में पड़े हुए सोफे पर उछालते हुए कहा, तुम कब वापस आए? फिर वो खुद भी सोफे पर ढेर हो गई। बोली, तुम्हारे काम का क्या रहा? मैंने कहा, मेरा काम नहीं बन सका। मगर तुम इतनी देर तक कहाँ गायब रही? वो बोली, मैं घर में अकेली बोर हो रही थी, इसलिए अपनी एक दोस्त की तरफ निकल गई। मैंने सख्त लहजे में कहा, तुम जानती हो हम किन हालात में जिंदगी गुजार रहे हैं। दुश्मन हर तरफ घात लगाए बैठे हैं। मैं पहले ही ग्लोरिया की तरफ से परेशान हूँ। मेरे लिए मजीद परेशानियां क्यों पैदा कर रही हो? आइंदा मुझसे पूछे बगैर घर से कदम बाहर मत निकालना। वो जल्दी से बोली, सॉरी कामरान, मगर तुमने मुझे वाज़े तौर पर ऐसी कोई हिदायत भी तो नहीं दी थी। बहरहाल आइंदा तुम्हें शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। मैंने उसी चिड़चिड़े अंदाज में कहा, एक बात और, बाबा साईं लाख तालीम याफ्ता सही, मगर पुराने ख्यालात के आदमी हैं। उनकी मौजूदगी में यूं मुंह उठाकर मेरे कमरे में मत आना। हाँ, ड्राइंग रूम या डाइनिंग रूम में खुलकर बात कर सकती हो। वो बोली, साफ क्यों नहीं कहते कि मुझसे पीछा छुड़ाना चाहते हो? चौकीदार से मालूम कर लिया था, घर में इस वक्त बाबा साईं मौजूद नहीं है। मैं तो खुद उनकी मौजूदगी में एहतियात करती हूँ। ये कहते ही उसकी आंखों में आंसू आ गए। फिर बोली, और बाबा साईं मुझे बिल्कुल बेटियों की तरह चाहते हैं। उनकी सोच मेरे बारे में इतनी घटिया हो ही नहीं सकती। अचानक बाबा साईं की गाड़ी का मखसूस हॉर्न सुनाई दिया। फौरन ही आहनी गेट खुलने की आवाज आई तो शाजिया पर्स उठाकर खड़ी हो गई। बोली, शायद बाबा साईं आ गए। ये कहती हुई वो कमरे से निकल गई। मैं भी कमरे से बाहर निकल आया। बाबा साईं ने मेरे सलाम का जवाब देते हुए पूछा, तुम अभी तक जाग रहे हो? मैंने कहा, मैं तो आपके इंतजार में था बाबा साईं। आप किसी भी पार्टी में इतनी देर तो नहीं लगाते। आज तो भूख के मारे मेरा हशर हो गया। मैंने सोचा था कि खाना आपके साथ ही खाऊंगा। वो चौंक कर बोले, अरे तुमने अभी तक खाना नहीं खाया? फिर अली मुराद से मुखातिब हुए। बोले, बाबा जल्दी खाना लगवाओ, आज तो मुझे भी बहुत भूख लग रही है। अली मुराद ने जल्दी से कहा, हाजिर साईं, और तेज रफ्तारी से अंदर की तरफ रवाना हो गया। खाने की मेज पर सिर्फ मुझे देखकर बाबा साईं चौंके। बोले, कामरान बाबा, वो तुम्हारा दोस्त कहाँ है? क्या नाम है उसका? हाँ, तैमूर। और वो लड़की भी नजर नहीं आ रही। मैंने कहा, तैमूर अपने किसी दोस्त से मिलने गया है और शाजिया अपने कमरे में मौजूद है। वो भी कुछ ही देर पहले अपनी किसी सहेली से मिलकर आई है। मेरा ख्याल है कि उसने खाना खा लिया है। वो बोले, अपना ख्याल अपने पास ही रखो। फिर वो वहां मौजूद एक मुलाजिम से मुखातिब हुए, अरे छोरा, शाजिया को बुला कर ला। मुलाजिम फौरन ही वहां से चला गया और शाजिया को साथ लेकर लौटा। बाबा साईं के इस्तफसार पर शाजिया ने बताया कि मैंने खाना खा लिया है। फिर बोली, मुझे मालूम नहीं था कि आप पार्टीज में खाना नहीं खाते, वरना मैं आपके बगैर कभी ना खाती। बाबा साईं ने शफकत भरे अंदाज में कहा, ठीक है बेटा, तू आराम कर। मैं खाने से फारिग होकर उठने लगा तो बाबा साईं ने मुझे रोक लिया। बोले, अभी रुको, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। मेरा ख्याल है कि तुम मेरे ही कमरे में चलो, कॉफी वहीं पी लेना। मैं तो अब सिर्फ दूध का एक ग्लास पीऊंगा। मैं अनजाने वसवसों में गिरफ्तार हो गया। न जाने बाबा साईं मुझसे क्या बात करने वाले थे। उन्होंने कभी मुझसे इतने राजदाराना अंदाज में बात नहीं की थी। अपने कमरे में जाकर बात करने का मकसद ही ये था कि वहां कोई डिस्टर्बेंस न हो। वो मुलाजिम को कॉफी अपने कमरे में पहुंचाने की हिदायत देने के बाद उठ गए। कॉफी आने तक वो इधर उधर की बातें करते रहे। मुलाजिम कॉफी देखकर चला गया तो वो अचानक बोले, आज गवर्नर से तुम्हारे बारे में बहुत तफसीली गुफ्तगू हुई है। मैंने उन्हें यकीन दिलाने की कोशिश की है कि कामरान पर सारे केस जाली बनाए गए हैं। मैंने उन्हें विनोद पांडे वाले केस के बारे में भी बताया है और कहा कि जो शख्स अपनी जान दाव पर लगाकर मुल्क की खिदमत करने का जज्बा रखता हो, वो गद्दार और दहशतगर्द कैसे हो सकता है? वो फौजी आदमी है। बात उसकी समझ में आ गई, मगर उसके इर्द गिर्द जो चमचे थे उन्होंने मुझे बात करने का मौका नहीं दिया। उनमें पुलिस का एक आला अफसर भी मौजूद था जो बड़ी शिद्दत से तुम्हारी मुखालिफत कर रहा था।
वो बताने लगा कि कामरान के खिलाफ न सिर्फ कराची बल्कि दूसरे शहरों में भी बेशुमार FIRs दर्ज हैं। गवर्नर ने सख्त लहजे में उससे कहा कि जब तक उन तमाम FIRs का रिकॉर्ड आपके पास न हो ऐसी बात न करें। क्या इस वक्त आप उन तमाम FIRs की कॉपीज मुझे फराहम कर सकते हैं? हवाओं में कोई बात करने से बेहतर है कि आप खामोश रहें। फिर गवर्नर साहब ने मुझसे कहा कि आप डिनर के बाद मुझसे मिलिएगा। मैंने हंसकर कहा, अच्छा इसीलिए आपको इतनी देर लगी? बाबा साईं ने कहा, देर तो बाबा लगनी थी। डिनर के बाद गवर्नर से तन्हाई में आधे घंटे तक मेरी बात हुई। उन्होंने मुझसे कहा, कामरान से कहो वो किसी वक्त फोन करके मुझसे मुलाकात का टाइम ले ले। इस वक्त हमें भी उसकी जरूरत है। मारे खुशी के मेरे हाथ पांव कांपने लगे। मेरी मेहनत रंग लाई थी और गवर्नर जैसे अहम ओहदेदार को मेरी अहमियत का अंदाजा हो गया था। मेरा दिल चाह रहा था कि मैं खुशी से नाचने लगूं। अगर एक बार हुकूमत मुझे माफ करके तमाम मुकदमात खत्म कर देती तो मैं भी एक आम और आजाद शहरी की हैसियत से जिंदगी गुजार सकता था। मैं भी हर वक्त की इस भाग दौड़ से तंग आ गया था। अब मैं भी सुकून से रहना चाहता था। मैंने सोचा कि मैं कल ही गवर्नर साहब को फोन करके उनसे मुलाकात का टाइम तय कर लूं। फिर अचानक मुझे ग्लोरिया का ख्याल आया। अगर इस मौके पर मैंने गवर्नर से मिलकर अपनी जान बचा ली तो ग्लोरिया का क्या बनेगा? उसे छुड़ाने के लिए मुझे शायद ऐसे भी इक़दामात करने पड़ते जिनसे मेरी FIRs में मजीद इजाफा हो सकता था। खैर, जहां इतनी FIRs मौजूद थीं, उनमें 2-4 के मजीद इजाफे से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने फैसला कर लिया कि ग्लोरिया को कैद से रिहाई दिलाने के बाद ही गवर्नर से मुलाकात करूंगा। बाबा साईं शायद बहुत देर से मेरे चेहरे का जायजा ले रहे थे। बोले, बाबा किस सोच में गुम हो गए? मैंने कहा, मैं सोच रहा हूँ बाबा साईं के इस तमाम सूरत हाल में जमाली का किरदार क्या है। मुझे ऐन वक्त पर बाबा साईं की दिलचस्पी का मौजू सूझ गया। वो बोले, जमाली इंतहाई कमीना खसलत और अय्याश आदमी है। उसे तुमसे भी कोई हमदर्दी नहीं। वो तुम्हें सिर्फ इस्तेमाल करना चाहता है। अभी मुझे मालूम नहीं कि उसके मकासद क्या हैं, मगर इतना अंदाजा जरूर है कि वो किसी बड़े ही चक्कर में है। इसीलिए वो तुम पर इतना मेहरबान हो रहा है। दूसरों की तरह वो भी तुम्हें सिर्फ दहशतगर्द बल्कि किराए का कातिल समझता है। मैंने कहा, ठीक है बाबा साईं, उससे भी निमट लेंगे। वो बोले, नहीं बाबा अभी नहीं, उसे खुलकर सामने आने दो, देखते हैं वो तुमसे क्या काम लेना चाहता है। फिर वो खुद ही बोले, अब तुम आराम करो, रात बहुत हो गई है। मैं उनके कमरे से निकला तो कॉरिडोर के सिरे पर शाजिया खड़ी थी। वो शायद मेरे ही इंतजार में थी। मुझे देखते ही वो मेरी तरफ लपकी। उसने धीमी आवाज में कहा, ऐसी क्या खास बात कर रहे थे बाबा साईं कि तुम्हें अपने कमरे में ले गए? मैंने उसे टालते हुए कहा, वो अपनी जमीनों के झगड़ों और मुकदमात की बात कर रहे थे। वो सर्द लहजे में बोली, बताना नहीं चाहते तो और बात है। इतनी अहमक बहरहाल मैं भी नहीं हूं कि तुम्हारी ये बात मान लूं। तुम कोई वकील हो या बाबा साईं के कमदार? मैंने भी उसी लहजे में कहा, मैं उनका बेटा हूं। कोई बाप अपने बेटे से ही जाती मामला डिस्कस करता है। उसने जवाब में कुछ कहना चाहा, मगर उसी वक्त मेन गेट पर कोई गाड़ी आकर रुकी। तैमूर और नजीर शायद वापस आ गए थे। मैंने उससे कहा, तुम अपने कमरे में जाओ, और बरामदे की तरफ बढ़ गया। अपनी आदत के मुताबिक मैं बरामदे में एक सुतून की आड़ लेकर खड़ा हो गया कि आने वाले अगर दुश्मन हो तो मुझे निशाना न बना सकें। बरसों से खतरात में घिरे रहने के बायस मैं गैर शऊरी तौर पर मोहतात हो गया था। बाबा साईं के एक गार्ड ने गेट की जेली खिड़की से झांक कर देखा। फिर गाड़ी में बैठे हुए अफराद को पहचान कर उसने बहुत आहिस्तगी से मेन गेट खोल दिया ताकि बाबा साईं डिस्टर्ब ना हो। गाड़ी बाहर ही रुक गई थी। फौरन ही बाबा साईं के 2 गार्ड्स बाहर निकले और गाड़ी को धक्का देकर अंदर ले आए। ये भी मेरी ही हिदायत थी कि रात गए वापसी की सूरत में गाड़ी का इंजन बाहर ही बंद करना होगा। उन्हें ये सूरत हाल बहुत खलती थी। यूं पाबंदियों में रहना मेरी फितरत के भी खिलाफ था, मगर बाबा साईं की वालेहाना मोहब्बत ने मेरे पैरों में जंजीर डाल रखी थी। मैं किसी ऐसे बहाने की तलाश में था जो जवाज बनाकर वहां से रुखसत हो सकूं। तैमूर गाड़ी से उतरकर बरामदे की तरफ बढ़ा तो मैंने उससे कहा कि सीधे मेरे कमरे में चलो, खाना वहीं खा लेना। उसके साथ ही मैंने कॉरिडोर में खड़े हुए एक मुलाजिम को खाना लाने की हिदायत की और अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। तैमूर ने सोफे पर ढेर होते हुए कहा, मैं डिफेंस के इलाके में उन दोनों का ठिकाना दिखाया हूँ, मगर मेरी समझ में नहीं आता कि वो 2 अमेरिकन जो चेहरों से किसी यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर लगते हैं, मकामी इलाकों से नावाकिफ और उर्दू से नाबलद हैं, वो कौन सा तीर मार लेंगे? लोगों को पहचानने का थोड़ा बहुत तजुर्बा मुझे भी है। जब पीटर जैसा घाघ और खतरनाक शख्स हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सका तो वो क्या कर लेंगे? मैंने कहा, इस वक्त तुम खोपड़ी से नहीं बल्कि मैदे से सोच रहे हो, क्योंकि तुमने हवस में जरूरत से कुछ ज्यादा ही खा लिया है। क्या ग्लोरिया जैसी मासूम सूरत, हसीन और नर्म नाजुक लड़की को देखकर अंदाजा होता है कि वो कितनी खौफनाक है, कितनी ज़हीन बल्कि मक्कार है और बड़े बड़े सुरमाओं को जमीन चटा सकती है? क्या शाजिया को देखकर कोई कह सकता है कि ये गुड़िया सी लड़की शोलाए ज्वाला है? और फिर तुमने ये फर्ज कैसे कर लिया कि हैरी और विल्सन मेरे लिए पाकिस्तान आए हैं और पीटर अपनी नाकामी का एतराफ कर चुका है?
तुम्हें अपने नाकाबिले तस्खीर होने की खुश फहमी है तो उसे अपनी खोपड़ी से निकाल दो। हम लोग इतने अहम नहीं हैं कि हमारे लिए अमेरिका जैसे मुल्क की एक माफिया का सरबराह खुद पाकिस्तान आएगा। ये काम तो यहीं का कोई सड़क छाप और तीसरे दर्जे का बदमाश भी कर सकता है। हम सिर्फ इसलिए जिंदा हैं कि अभी हमारा वक्त पूरा नहीं हुआ। नाना जी कहते थे, कामी पुत्र, जब तक इंसान के सांस पूरे ना हो उसे दुनिया की कोई ताकत नहीं मार सकती। बस अभी तक हमारे सांस पूरे नहीं हुए। तैमूर हंसकर बोला, इतने तल्ख क्यों हो रहे हो? मैंने कब ये दावा किया है कि हम सुपरमैन हैं? मैंने तो सिर्फ एक इम्कान का इजहार किया था, वो भी नज़ीर के आदमी की उस इत्तला पर कि हैरी और विल्सन की फहरिस्त में हम भी शामिल हैं। मैंने तंजिया लहजे में कहा, ये ऐसा ही है कि किसी इदारे का सरबरा किसी ज़रूरी मीटिंग में जाते हुए वक्त बचाने के लिए रास्ते में पड़ने वाले अपने बैंक से कोई चेक भी कैश करवा ले। हालांकि ये काम उसका है नहीं। अमेरिका सुपर पावर है तैमूर मियाँ। तीसरी दुनिया की हुकूमतों के सरबराह उनके नज़दीक कीड़े मकोड़ों से ज़्यादा नहीं है। फिर हम जैसे बेवसीला और हकीर लोगों की क्या हैसियत है? तैमूर ने चौंक कर मुझे देखा, फिर संजीदा होकर बोला, क्या बात है कामरान, इतने डिप्रेस क्यों हो? मैंने पहले तो तुम्हें ऐसी मायूसी की बातें करते नहीं देखा। मैंने कहा, इंसान को हकीकत पसंद होना चाहिए। मुझे गुस्सा तो तुम्हारी इस खुशफहमी पर आ रहा था कि हैरी और विल्सन हमारे लिए पाकिस्तान आए हैं। तैमूर ने कहा, चलो छोड़ो इस बात को, अब ये बताओ कि प्रोग्राम क्या है? फिर वो कुछ तवक्कुफ के बाद बोला, यार यहाँ से कहीं और मुंतकिल नहीं हो सकते हम लोग। यहाँ रहकर तो हम आज़ादी से कुछ भी नहीं कर पाएंगे। मैंने कहा, मैं खुद भी यही सोच रहा हूँ कि कल बाबा साईं को किसी तरह राजी कर लूँ कि हमें यहाँ से जाने दें। उनका पोल्ट्री फार्म इस वक्त हमारे लिए आइडियल जगह है। तैमूर बोला, वही पोल्ट्री फार्म जहाँ? मैंने उसकी बात काट दी, कहा, हाँ वही जहाँ नासिर कत्ल हुआ था। मुमकिन है वहाँ अब भी पोल्ट्री फार्मिंग हो रही हो, मगर मेरा अंदाजा है कि नासिर की मौत के बाद बाबा साईं ने उधर का रुख भी नहीं किया होगा। अगर वो वीरान भी हुआ तो मैं बाबा साईं से कहकर वहाँ दोबारा पोल्ट्री फार्मिंग शुरू कर दूंगा ताकि किसी को शुबा ना हो। वहाँ रहकर हम अपना काम आज़ादी से कर सकेंगे। और मैंने फैसला कर लिया है कि अब मैं सही मानों में दहशतगर्द बनकर दिखाऊंगा। दहशतगर्दी का इल्जाम है तो फिर दहशतगर्द ही क्यों ना बना जाए। मुल्क के तहफ़्फ़ुज़ की खातिर कभी कभी कानून को हाथ में लेना भी जरूरी होता है। मुल्क दुश्मनों को अब मैं भी ईंट का जवाब पत्थर से नहीं बल्कि उन्हीं की बनाई हुई यूजी राइफल से दूंगा। तैमूर ने पुरजोश लहजे में कहा, तुमने बहुत दिन के बाद एक अच्छा फैसला किया है। अभी तक तुम्हारी ही वजह से तो मैं भी उन लोगों को ढील देता रहा। अब दुश्मन का जो आदमी भी हाथ लगा वो जिंदा नहीं रहेगा। आज मुझे नींद भी पुरसुकून आएगी। तैमूर उठ खड़ा हुआ। मैंने पूछा, हाँ वो नज़ीर कहाँ है? तैमूर दरवाजे की तरफ बढ़ते हुए बोला, नज़ीर अपने ठिकाने की तरफ चला गया था, मगर हमारे आदमी डिफेंस के उस बंगले की निगरानी कर रहे हैं जहाँ हैरी और विल्सन मुकीम हैं। मैंने कहा, ठीक है तुम आराम करो। तैमूर बोला, तुम भी अब सो जाओ वरना खामखा डिप्रेस होते रहोगे। ये कहकर तैमूर चला गया। बाबा साईं, वो आजकल पोल्ट्री फार्म की देखभाल कौन कर रहा है? मैंने डरते डरते पूछा। बाबा साईं ने चौंक कर मुझे देखा। बोले, क्यों, तुम्हें उसका ख्याल कैसे आ गया? फिर वो अफसुर्दा होकर बोले, वो तो नासिर ने अपनी मसरूफियत का एक बहाना निकाला था। वो तो आजकल वीरान पड़ा है, वहां तो शायद कोई चौकीदार भी नहीं है। अली मुराद ने जल्दी से कहा, वहां मैंने एक चौकीदार रखा हुआ है साईं। मैंने झिझकते हुए कहा, बाबा साईं मैं चाहता हूं कि उस पोल्ट्री फार्म को फिर से शुरू कर दूं। बाबा साईं ने मुझे घूरते हुए कहा, साफ साफ क्यों नहीं कहता कि तू यहाँ से जाना चाहता है? वहां रहकर तो तू अपनी मनमानी कर सकेगा ना, मगर कामरान बेटा ये सब कुछ छोड़ क्यों नहीं देता? मैं नासिर के बाद अब तुझे भी खोना नहीं चाहता। मैं कोशिश कर रहा हूं कि तुझ पर बने हुए तमाम केसेस खत्म हो जाएं और तू। मैंने कहा, बाबा साईं आपको अंदाजा नहीं है कि दुश्मन हम पर किस तरीके से वार कर रहा है। मैं अपने घर को जलता हुआ देखता रहूं, दुश्मन को मनमानी करने दूं, चूड़ियां पहन कर बैठ जाऊं और कहूं कि आओ मेरी माँ की चादर उतार कर तार तार कर दूं। ये जमीन भी तो मेरी माँ है बाबा साईं, इसका भी तो मुझ पर हक है। जब हम जमीन के एक मामूली से टुकड़े के लिए अपने ही लोगों को खाको खून में नहला देते हैं तो मुल्क की जमीन के लिए ऐसा क्यों नहीं कर सकते? ये मुल्क है तो हम हैं, खुदा न खास्ता ये न रहा तो हम कहाँ होंगे? मैंने जिंदगी में पहली दफा बाबा साईं से इस लहजे में बात की थी और गुस्से में खड़ा हो गया था। बाबा साईं चंद लम्हे तक मुझे घूरती हुई नजरों से देखते रहे। तैमूर और शाजिया भी सहमे हुए अंदाज में बाबा साईं को देख रहे थे। अली मुराद उनका मुंह चढ़ा मुलाजिम और स्याह सफेद का जिम्मेदार था, मगर उसकी भी इतनी जुर्रत नहीं थी कि वो बाबा साईं से इस लहजे और इतनी ऊंची आवाज में बात कर सके। वो भी हरासा होकर बाबा साईं को देख रहा था और शायद उनके हुक्म का मुंतजिर था। वो मेरा बेपनाह एहतराम करता था, मगर बाबा साईं के महज एक इशारे पर वो मुझे गोलियों से छलनी भी कर सकता था।